एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से यूनिट 4 अनपेड सेलर के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सबका बिजनेस लॉ का पेपर देना। हम ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अभी तक जितने 4 अटेम्प्ट हुए हैं उन 4 के 4 अटेम्प्ट में अनपेड सेल से क्वेश्चन पेपर में रहा ही रहा है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने आपको बताया है पूरे इस टॉपिक के बारे में, उसके बावजूद मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, रीज़न बड़ा क्लियर है। इस टॉपिक में मैंने कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करी हैं, तो बहुत ध्यान से बैठ जाओ, कॉपी पेन साथ लेके स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देखो, जब बात आएगी अनपेड सेलर की, तो अनपेड सेलर वो सेलर, वो पर्सन जिसको कुछ भी रुपए नहीं मिले। अब ये समझने से पहले ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि सर सेल 2 टाइप की हो सकती है। पहली कैश सेल्स, दूसरी एक्रूरल कैश सेल्स, या यूँ कहें एक्रूरल बेसिस पे सेल। और आसान शब्दों में एक कैश सेल्स होती है, दूसरी क्रेडिट सेल्स होती है। जहां पर कैश सेल्स की बात होगी, प्रोडक्ट परचेज करा, पेमेंट कर दी, वहां पे अनपेड सेल टॉपिक का लेना देना नहीं है। बट जहां बात आएगी क्रेडिट सेल्स पे, अब क्रेडिट सेल्स भी 2 कैटेगरी की होगी। पहली, आप कुछ वक्त बाद पेमेंट करने को कहोगे, दूसरी आप उस पर्सन को, उस सेलर को कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पकड़ा के चले जाओगे। दैट मीन्स आप उसे चेक दे दोगे 3 महीने 6 महीने के लिए, जो भी टाइम पीरियड होगा। बट अब क्योंकि चेक 3 मंथ के लिए है तो मैक्स टू मैक्स आप 3 मंथ के लिए दे सकते हो। सेकंड बिहाफ, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लोगे। ये दोनों ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। बट ऑन द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, अगर आपके जो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, दैट मीन्स आपका चेक या फिर BR, ये दोनों ही डिसऑनर हो जाएंगे, तो अगेन उसको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलेगा, उसको मतलब सेलर को। तो सेलर यहाँ पे क्या होने वाला है? अनपेड सेलर। बट कुछ मिथ हैं, वो क्लियर करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। 3 एग्जाम्पल कोड किए, जैसा आप यहाँ देख रहे हो, एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ, बिकॉज लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल बोले थे, लिखे नहीं थे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सर, अनपेड सेलर किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 45 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है जी। अब जरा चेक करते हैं। द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर। किसके बारे में बात हो रही है? जो गुड्स का सेलर है वो अनपेड सेलर कहलाएगा कब? पहले तो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करें। कंडीशन नंबर 1, व्हेन द होल ऑफ द प्राइस, पूरा का पूरा पैसा, हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, ना उसे पूरा का पूरा पैसा मिला, ना ही उसे टेंडर किया गया, भेजा गया। सेकंड, व्हेन अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी हमने आपको बताया क्या है सर? चेक या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर ऐसा ही कोई पार्ट। ठीक है। व्हेन अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट, आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो मिल गया, बट साथ में कंडीशन है आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कुछ ऐसा, विच हैज़ नॉट बीन फुलफिल, लेकिन वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई बाई रीजन ऑफ डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या हुआ? वो जो चेक था, वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, ऑन मैच्योरिटी डेट डिसऑनर हो गया। अगर वो डिसऑनर हो गया तो सेलर को पेमेंट रिसीव नहीं होने वाली, और जैसे ही पेमेंट नहीं रिसीव होगी तो सेलर बिकम अनपेड सेलर। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, इट कैन बी सेड दैट इफ सेलर इज नॉट पेड द होल ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स, ही सेड टू अनपेड सेलर, ही सेड टू बी अनपेड सेलर। आसान शब्दों में, अगर सेलर को प्राइस नहीं मिला, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, ध्यान से सुनना, सेलर को उसके प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बात होगी। अगर वहाँ कोई डिलीवरी चार्जेस, कुछ एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि मान लो कोई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बना, तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। एग्जांपल के लिए, अगर मैं बोलूँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसे मैंने 2 लाख रुपए में सेल करा और उसमें मैंने 20,000 रुपये के डिलीवरी एक्सपेंस नोट डाउन करें। ठीक है। जो बायर है उसने मुझे 2 लाख रुपये दे दिए, डिलीवरी एक्सपेंस नहीं दिया, तो क्या यहाँ पे अनपेड सेलर होगा? क्या कमेंट में फटाफट बताओ, क्या अनपेड सेलर बनेगा सेलर? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, ऐसा सोच लेना, बाकी अभी आगे डिस्कस करूंगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इवन अ पार्ट ऑफ द प्राइस, देखो यहाँ पे बात हुई थी होल अमाउंट की, यहाँ बात हो रही पार्ट ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड, ही इज सेड टू बी अनपेड सेलर। कुछ भी पैसा नहीं मिला तो सेलर बिकम अनपेड सेलर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ऑनर्ड, ऑनर्ड होना चाहिए, तब तो ठीक है, ऑन मैच्योरिटी। इफ डिसऑनर द सेलर इज अगेन डीम्ड टू बी अनपेड सेलर। अब जो एग्जाम्पल कोड करने वाला हूँ, इनको ध्यान से सुनना। सबसे पहला, एक्स सोल्ड हिज कार टू वाई for rupees 5 lakh. On that, Y paid rupees 3 lakh but did not pay rupees 2 lakh. X ने Y को अपनी कार बेची 5 लाख रुपए में, Y ने 3 लाख रुपए तुरंत के तुरंत दे दिए, लेकिन 2 लाख रुपए नहीं दे सका। तो सर, सेलर को पैसे नहीं मिले हैं, then X is said to be
अनपेड सेलर। पहला एग्जांपल आई होप क्लियर है, दूसरे पे आ जाओ फटाफट से। एक्स सोल्ड हिज सेल फोन टू वाई, एक्स ने अपना सेल फोन वाई को बेचा फॉर 20,000। फॉर दैट वाई मेड पेमेंट बाई चेक, वाई ने पेमेंट कैसे करी, चेक के थ्रू करी, ऑन डिपॉजिटिंग चेक बाई एक्स इनटू बैंक। द चेक वॉज डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर हो गया। हियर एक्स इज सेड टू बी अनपेड सेलर। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तीसरी कंडीशन पे आओ जो मैंने आपको एग्जांपल बोला भी था। एक्स सोल्ड हिज कार टू वाई, okay, for rupees 5 lakh for delivery of goods. X also paid delivery expense of rupees 10,000. Who is X? X is a seller. उसने delivery expense पे किए 10,000 रुपये के, which is to be reimbursed from Y, जो Y से लेना चाहता है on the settlement of contract, जब contract का settlement होगा। Y paid rupees 5 lakh as price of car. Y ने क्या करा, कार की कीमत 5 लाख रुपये पे ऑफ कर दी, बट डिड नॉट पे डिलीवरी एक्सपेंसेस। तो सर उसने डिलीवरी एक्सपेंस पे ऑफ नहीं किया जो कि 10,000 रुपये का था। हेयर एक्स इज नॉट अनपेड सेलर, यहाँ पे एक्स अनपेड सेलर नहीं होंगे एज ही हैड बीन पेड फुल प्राइस ऑफ कार। तो समझिएगा बात को, जब हम बात करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की, गुड्स की, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऐसा बोलता है कि अगर आपको गुड्स का प्राइस में कुछ रह गया है, में कुछ कमी है, या पूरा पैसा नहीं मिला, या उस प्राइस का कोई पार्ट जो डिसऑनर हो गया, चेक जो आपने लगाया ऑन मैच्योरिटी डेट, तो इस कंडीशन में अगर आपको कुछ पैसे नहीं मिले गुड्स की प्राइस के, तो आप अनपेड सेलर बनोगे। बट रैदर कोई और एक्सपेंसेस है तो वहाँ उस कंडीशन में आप अनपेड सेलर नहीं बनने वाले हो। अब एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा आता है, ध्यान से सुनो, फिर उसका आंसर भी आपको बताता हूँ। स्टेट द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर करके पूछ लिया जाता है और बच्चे यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें लिखते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, गुड्स के अगेंस्ट में है, बायर के अगेंस्ट में राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉप इन ट्रांजिट, इसमें डिफरेंस पूछा आता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट है एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। दूसरा पॉइंट है एक्सप्लेन अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन और एक्सप्लेन अनपेड सेलर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, या फिर क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे, अब इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। कर लेते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के बारे में। देखो, जो अनपेड सेलर वो पर्सन है जिसको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं मैच्योरिटी डेट पे, या फिर जो क्रेडिट ड्यूरेशन थी उसके बाद में, अगर उसे फुल अमाउंट नहीं रिसीव हुआ या फिर पार्ट अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ, तो वो अनपेड सेलर बनेगा, ये कंफर्म। मतलब सेलर ही अनपेड सेलर बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया। सर उसके पास दो राइट्स होंगे, पहला नॉन लिविंग थिंग पे होगा, दूसरा लिविंग थिंग्स पे होगा। आसान शब्दों में पहला गुड्स पे होगा, दूसरा बायर पे होगा। बट ध्यान रखना दोनों साथ में वर्क नहीं करने वाला। अब सर समझना, रटना मत, आसान शब्दों में सुनो जरा। गुड्स किसका है? सेलर का है। कब तक? जब तक वो फुल पेमेंट रिसीव ना हो जाए। तो गुड्स को लेके जो सेलर है उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे? वो अपने पास रखे, उसे रीसेल कर दे, उसको दोबारा से किसी और के पास भेज दे, या यूँ कह लीजिए कि उसके लिए वो एक डिलीवरी की होल्डिंग रख ले कि हमारा जब मन करेगा हम डिलीवर कर देंगे। ये तो है गुड्स को लेके बात। क्यों? बिकॉज उसके पोजीशन में, उसके ट्रांसफर ऑफ टाइटल में वो है, अभी उसकी ओनरशिप है। बट जैसी बात आएगी बायर की, तो बायर वो पर्सन है जो पेमेंट करने वाला था बट नहीं किया, तो क्या करेगा? सेलर क्या कर सकता है? सेलर के राइट्स की बात हो रही, तो सेलर गुड्स की प्राइस के लिए उस पर केस कर दे, पहली चीज़। दूसरा, अगर सेलर का कोई लॉस हुआ है तो डैमेज क्लेम कर ले। तीसरा, अगर सेलर का कोई इंटरेस्ट था, कोई बेनिफिट होने वाला था, अपकमिंग बेनिफिट था, बट इन नालायक को भेजने की वजह से वो बेनिफिट रुक रहा है, तो उस इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर ले। या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन से जो लॉस हुआ है सेलर को, वो लॉस के लिए उस पर केस कर ले। अगर आप चेक करो तो एक पॉइंट कॉमन है, क्या करना है सेलर को बायर के ऊपर? केस 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 केस। भाई लिविंग थिंग है ना, तो उस पर सेलर केस फाइल कर सकता है। किन किन चीज़ों के लिए? गुड्स की प्राइस के लिए, डैमेजेस के लिए, इंटरेस्ट के लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए। अब रटने की ज़रूरत है क्या? आपके दिमाग में एकदम इमेज क्लियर है कि राइट्स अगेंस्ट बायर 4 हैं। पहला, वो गुड्स की प्राइस के लिए क्लेम करें, बिकॉज गुड्स भेज रहे हैं तो यार जो कीमत उसने नहीं दी हम उसके लिए केस कर लेंगे। या फिर उसके पास सामान भेजने की वजह से हमें कुछ डैमेज हुए हैं तो वो डैमेज हम उससे क्लेम कर लेंगे। या फिर हमारा कोई अदर बेनिफिट होने वाला था किसी और को देने की वजह से, या मार्केट प्राइस हाइक होने वाला था, इसको देने की वजह से लॉस हुआ, तो वो
इंटरेस्ट हम इससे केस कर करके ले लेंगे, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट इसने कैंसिल करा है उसकी वजह से हम उस पर केस कर देंगे। लेकिन हमें मिला जुला के करना क्या है, केस 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 केस। पॉइंट क्लियर होगा, कंफर्म है। सेकंड पे आ जाओ, राइट्स अगेंस्ट गुड। यहाँ देखो केस नहीं करना है, यहाँ क्या दिखाना है, हमारे राइट्स क्या क्या हैं। क्या राइट्स हैं, राइट ऑफ लीन। हम अपने पास खूंटा गाड़ के बैठ जाए, भाई साहब ये गुड्स हम कहीं नहीं देने वाले, इस गुड्स पे पोजीशन हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, पहला। दूसरा कहता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ध्यान रखना इसके लिए बायर का इंसॉल्वेंट होना इम्पॉर्टेंट है, या फिर पेमेंट ना करना इम्पॉर्टेंट है, या फिर सेलर का अनपेड सेलर होना बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड सेंड करा, मिस्टर वाई अभी वहाँ पे पेमेंट करने के रेडी हैं, मिस्टर एक्स अनपेड सेलर नहीं है, बट मिस्टर एक्स को मिस्टर जेड ऑफर करते हैं कि मैं तुझे उससे ज़्यादा पैसे दूंगा, तो ये गलती मार गया कि भैया तुम ही ले जाओ, नहीं चलेगा। ये ध्यान रखना, ये तीन कंडीशन तो एटलीस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए। अनपेड सेलर होना मस्ट है, तभी ये राइट्स एक्सरसाइज होंगे। तो ये रास्ते में रोक सकते हैं। रीसेल गुड्स, भाई गुड्स इनका पोजीशन इनकी तो दोबारा से रीसेल कर सकते हैं। राइट ऑफ विथ होल्डिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की डिलीवरी को होल्ड कर सकते हैं। तो एक बार सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। आपको ध्यान क्या रखना है सर, राइट्स अगेंस्ट बायर, राइट्स अगेंस्ट गुड्स, चार राइट्स हैं। अगर हम अगेंस्ट गुड्स की बात करें तो अनपेड सेलर के जो गुड्स के अगेंस्ट में राइट्स हैं वो राइट्स ही हैं, और अगर हम बायर के अगेंस्ट में राइट्स की बात करें तो 4 बार केस कर सकते हैं, डैमेज के लिए, प्राइस के लिए, इंटरेस्ट के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिलेशन के लिए। क्लियर? फिर से रिपीट करूं क्या? चलो फिर से सुनो। हम सिर्फ सेलर पर, लाइक सेलर बायर पे केस करेगा तो पहला केस किस बात का, कि भैया कीमत दे दो यार, जो तुमको हम बेचे हैं, जितना पैसा बच रहा है दे दो। दूसरा, अच्छा छोड़ो कीमत नहीं दे रहे, जो डैमेज जो हमें नुकसान हो नुकसान दे दो। प्राइस के लिए केस, डैमेज के लिए केस, इंटरेस्ट के लिए केस और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन के लिए केस। 4 केस बायर के ऊपर। गुड्स पे सिर्फ 4 राइट्स हैं। पहला, हम गुड्स को अपने पास रखें। दूसरा, गुड्स को हम रीसेल कर दें। तीसरा, गुड्स की डिलीवरी तक हम उसे अपने पास में रखें। और चौथा, गुड्स को हम स्टॉप कर दें ट्रांजिट में, रास्ते में जा रहा था फ़ोन मिला, रोक दे भाई, नहीं जाना सामान। अब इन पॉइंट को थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, ठीक है? सुनना जरा, अभी मेन पॉइंट डिटेल करने वाला हूँ। अनपेड सेल राइट ऑफ लीन, तो राइट ऑफ लीन बहुत मेजर पार्ट रोल प्ले करता है, ध्यान से सुनना इसको। राइट ऑफ लीन इज टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स बाय सेलर, मतलब क्या, सेलर गुड्स पर पोजीशन रिटेन कर रहा है, वापस ले रहा है। सेकंड, द सेलर हैज अ राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स अंटिल फुल पेमेंट ऑफ प्राइस इज मेड बाय बायर, जब तक बायर फुल पेमेंट ना कर दे तब तक सेलर के राइट्स हैं, वो उसे वापस से रिटेन कर सकता है अगर सेलर अनपेड सेलर हो। अब एक पॉइंट आता है, The unpaid seller can exercise right of lien only if the following conditions are satisfied। तो सुनना जरा, राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज कर सकता है अनपेड सेलर? सबसे पहला पॉइंट आता है, द सेलर हैज नॉट रिसीव प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम बायर, मतलब नॉट रिसीव्ड प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम बायर। तो पहली बात तो ये हो गई। अब ये कंडीशन क्या है, गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट टर्म ऑफ क्रेडिट पीरियड, कोई क्रेडिट पीरियड नहीं था। दूसरा, गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट क्रेडिट पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड। तीसरा, बायर बिकम इंसॉल्वेंट। समझ आ रहा है ना? अगर कुछ ऐसा हुआ तो सेलर राइट ऑफ लीन, उस पर लीन का मतलब क्या है यार, गुड्स पे पोजीशन को रिटेन करना, वापस से लेना। दूसरा पॉइंट सुनिए, द एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स मस्ट बी विथ सेलर। और हाँ, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स मस्ट बी विथ सेलर। सेलर के पास उसके एक्चुअल राइट्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि राइट्स दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, टाइटल भी दे दिया, उसके बाद बोलता है अरे हमें राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करना है। आप वापस से गुड्स पे पोजीशन रिटेन नहीं कर सकते अगर आपके पास राइट्स पहले से अवेलेबल नहीं है। तो अगला पॉइंट, It should be noted that only position of goods must be with seller to exercise right of lien। गुड्स पे जो पोजीशन है वो सेलर के पास होनी चाहिए, जब ही वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर पाएगा, ठीक है ना? आखिरी पॉइंट सुन लीजिए, It should be noted that the right of lien can be exercised only for price of goods and not for any other charges like delivery expense, storage charges,
मतलब साफ है ना, हम राइट ऑफ लीन सिर्फ गुड्स की प्राइस के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर डिलीवरी चार्ज नहीं मिला, स्टोरेज चार्ज नहीं मिला, फलाना ढमकाना नहीं मिला, तो उसके लिए नहीं कि हमारा मन है हम करेंगे। अरे ऐसे थोड़ी करोगे यार, समझ आ गया ना। 3 एग्जाम्पल जो लिए थे। अब अगला पॉइंट सुन लो, टर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ लीन टर्मिनेट कब होता है सर? पहला, बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स टू करियर, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बायर, बाय वेवर ऑफ लीन इन बाय सेलर। अब एक पॉइंट है, देखो मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में करूँगा। अभी आज के लिए आप क्या करो वो बताता हूँ, बिकॉज ये पॉइंट ऐसा है जो मैं चाहता हूँ, मैं तहे दिल से चाहता हूँ। एक पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा, फिर मैं आपको इस पर बहुत ही कमाल का डिफरेंस बताऊँगा, ठीक है। राइट ऑफ लेन में या जब आप पढ़िएगा, मैं आपको इस पर बेसिक पूरा बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ बताऊँगा। फिर आपका है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यस, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसको आप एक बार ज़रूर से ज़रूर कवर कर लीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन अगर पेपर में देखने को मिला, अच्छा ऐसा बोल रहा हूँ, पेपर का वेट करो, क्या पता यही वाला हो जाए, है ना। तो अगर ये रहेगा तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ईमानदारी से लिखेंगे। और हाँ, ये ध्यान रखेंगे, अगर हम डिफरेंस लिखने की बात कर रहे हैं तो हमें बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम ज़रूर बनाना है, ठीक है जी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको चीज़ समझ आई हैं। जो बेसिक पॉइंट मैं बताना चाह रहा था वो 2 था। पहला, अनपेड सेलर, जो आपको अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स अगेंस्ट बायर। कैसे याद रखोगे? नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स बोलते तो पर्सन पे क्या क्या 4 बार केस करना है उसको, प्राइस के लिए, डैमेज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन के लिए और इंटरेस्ट के लिए। और गुड्स पे क्या, अरे वापस से अपने पास रख लेगा, ट्रांजिट में रोक देगा, रीसेल कर देगा या फिर डिलीवरी को होल्ड कर देगा। आई होप आपको चीज़ समझ आई है। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।